Okay, students, so we are going to start a new unit in economics, and it is unit number 6 in economics for the 12th standard. So, the unit number 6 is related to unemployment. First of all, understand what this mean by unemployment, यानी बेरोजगारी किसको कहते हैं. Meaning of unemployment, according to Professor Pegov, a person can be called unemployed only when he is willing to work but he is not able to find the job or work. तो व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार आप तब कह सकते हो जब उस व्यक्ति में विलिंगनेस यानी डिजायर तो है काम करने की, लेकिन वो अपने लिए काम ढूंढ नहीं पाता. So in short, unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at current wage rate but does not get the work. तो unemployment एक ऐसी situation है जहाँ पे person ready है, उसमें desire है और उसमें capability है काम करने की, वो भी current wage rate system पे, यानी कि जो wage rate चल रहा है उसके बेसिस पे वो काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके पास वर्क नहीं है, तो उस सिचुएशन को आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो. तो यहाँ पे पर्सन में कैपेबिलिटी है काम करने की, उसमें डिजायरनेस रेडीनेस है काम करने के लिए, और वो करंट वेज रेट सिस्टम पे भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो उस सिचुएशन को आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, जिसे हिंदी में बेरोजगारी कहते हैं. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ नेचर्स एक रिपोर्ट के बेसिस पे बनाए गए हैं. टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राज कृष्ण कमिटी रिपोर्ट 2011 एंड 12 हैज गिवन 4 मेजर्स. तो श्री राज कृष्ण कमिटी की एक रिपोर्ट बनाई गई थी 2011 और 12 में, जिसमें कुछ मेजर्स के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया गया था, जिसमें पहला मेजर जो है वो है टाइम. If any person has willingness and capacity to work but does not get work for more than 28 hours a week, then he is said to be intensively unemployed. अब व्यक्ति में अगर किसी व्यक्ति में कैपेसिटी है, उसमें डिजायर है वर्क करने के लिए, लेकिन वो खुद के लिए इन अ वीक अगर मोर देन 28 आवर्स के लिए खुद को अगर एम्प्लॉयड नहीं कर पाता, या फिर हफ्ते में 28 आवर्स से ज्यादा का जो काम होता है वो उसके पास नहीं है, तो उसको आप इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड कहेंगे. तो इसमें व्यक्ति खुद काम करना चाहता है, उसमें कैपेसिटी है, लेकिन वो हफ्ते में 28 आवर्स से ज्यादा का काम अपने लिए ढूंढ नहीं पाता. सो ही इज नॉट एबल टू employed himself for more than 28 hours in a week, then that person can be termed as intensively unemployed. But those who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, then they are considered as less intense unemployed. यहाँ पे अगर व्यक्ति के पास 28 आवर्स हफ्ते में 28 आवर्स से ज्यादा का काम है, लेकिन 42 आवर्स हफ्ते में थोड़ा कम काम है, तो वो लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड कह सकते हो. सो लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड में द पर्सन इज नॉट एबल टू एम्प्लॉयड हिमसेल्फ फॉर मोर देन 42 आवर्स, or he is only able to employ himself for less than 42 hours in a week, then he can be considered less intense unemployed. तो intensively unemployed में व्यक्ति खुद के लिए 28 आवर्स से ज्यादा का काम नहीं ढूंढ पाता हफ्ते में, और लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयमेंट के केस में व्यक्ति जो है वो 42 आवर्स से कम टाइम पीरियड के लिए अपने लिए काम ढूंढ पाता है. लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति के पास 28 आवर्स से ज्यादा का काम रहता है, लेकिन 42 आवर्स इन अ वीक
की कंपैरिजन में थोड़ा कम काम रहता है, जबकि इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड में व्यक्ति खुद के लिए 28 आवर्स से ज्यादा का काम हफ्ते के लिए ढूंढ नहीं पाता, तो उसमें उसको आप इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड कह सकते हो। सो यू शुड बी एबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन intensively unemployed and less intense unemployed. In intensively unemployed, the person does not get work for more than 28 hours in a week. यानी के 28 आवर्स से ज्यादा जो काम रहता है, 28 आवर्स से ज्यादा का काम वो अपने लिए ढूंढ नहीं पाता एक हफ्ते के लिए, या फिर उसका काम जो है वो 28 आवर्स से ज्यादा का नहीं रहता एक हफ्ते में। और यहाँ पे लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयमेंट के सिनारियो में व्यक्ति के पास हफ्ते में 28 आवर्स से ज्यादा का काम तो है, लेकिन वो 42 आवर्स से ज्यादा का नहीं होता। So that will be the case of less intense unemployed person. Now, income के बेसिस पे भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया गया है। When a person gets very less income which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is poor. तो जब किसी व्यक्ति को उसके जॉब में थोड़ी कम इनकम मिलती है जिससे कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उस तरह के व्यक्ति को आप पुअर कह सकते हो या फिर गरीब कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन रिक्वायर्ड ₹30,000 पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, बट अर्निंग ओनली 50,000 और लेस देन दैट फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब। अब किसी व्यक्ति की अगर जरूरत है कि वो 30,000 एटलीस्ट अर्न करे अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उसके प्रेजेंट जॉब में सिर्फ अगर उसको 50,000 मिल रहा है, then that fellow can be considered as poor. So in that way also, on the basis of income and on the basis of time period also, you can categorize the unemployment. यहाँ पे इनकम के बेस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया गया है, जहाँ पे व्यक्ति के पास उतनी इनकम नहीं है जिससे कि वो खुद की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, और यहाँ पे टाइम पीरियड के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया गया है जिसमें व्यक्ति खुद के लिए मोर देन 28 आवर्स इन अ वीक का काम नहीं ढूंढ पाता, यानी कि वो खुद के लिए 28 आवर्स हफ्ते के जो 20 यानी कि वो खुद के लिए 28 आवर्स से ज्यादा का जो काम हफ्ते में रहता है वो खुद को उतने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉयड नहीं कर पाता। और इंटेंस अनएम्प्लॉयमेंट के सिनारियो में व्यक्ति 42 आवर्स के लेस, यानी कि उसका जो वर्किंग आवर रहता है हफ्ते के बेसिस पे वो 42 आवर्स से लेस रहता है, तो वो लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयमेंट के केस में आता है। तो इस तरह से टाइम और इनकम के बेसिस पे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट के सिनारियो से कैटेगराइज किया गया है, यानी कि टाइम और इनकम के बेसिस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। Okay, so I am going to continue with the rest of the points which are being given in Raj Krishnan report for the categorizing of unemployment. So, willingness. When a person is eligible of getting good job, he or she does not get job as her eligibility and accept lower cadre job and get very less income from this job, then he is unemployed. If CA, for example, if CA has to work as clerk, तो यहाँ पे अगर पर्सन में विलिंगनेस है यानी कि डिजायर है कि वो काम करे एंड उसमें एलिजिबिलिटी है कि वो कोई अच्छा जॉब पा सकता है,
but he is not getting job as per his or her eligibility. तो यहाँ पे जो व्यक्ति की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से उसको अगर जॉब नहीं मिलती और वो लोअर कैडर का जॉब यानी कि वो अपनी एलिजिबिलिटी से कम लेवल का जो जॉब होता है उसको अगर एक्सेप्ट करता है and getting less income from this job, then he is unemployed. Now अगर पर्सन के पास विलिंगनेस है, डिजायर है, कैपेबिलिटी है कि काम करने की और वो एजुकेटेड भी है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगर वो लोअर कैडर का जॉब एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वजह से उसके पास कम इनकम रहता है तो उस व्यक्ति को भी आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो. बिकॉज इफ a CA हैज टू वर्क एज क्लर्क, यहाँ पे उसका एक उदाहरण भी दिया है कि CA जो होता है वो अकाउंट में वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है, लेकिन अगर उसको भी क्लर्क के बेसिस पे काम करना पड़े तो उस तरह के व्यक्ति को भी आप एक तरह से अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हो या फिर अंडर अनएम्प्लॉयड व्यक्ति कह सकते हैं. सो यहाँ पे भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखाया गया है जिसमें व्यक्ति को उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलता और उसकी वजह से वो लोअर कैडर का यानी कि लोअर लेवल का अपनी एजुकेशन से थोड़ा लोअर लेवल का जॉब एक्सेप्ट कर लेता है जिसमें उसे अच्छी इनकम नहीं मिलती, तो वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है. And here the example that is related to CA is also being given in your book. Next point is related to productivity. When a laborer is working with less than his actual productivity, then production is less than his production capacity. तो अगर कोई लेबर या वर्कर जो है वो अपनी क्षमता से थोड़ा एक कम लेवल पे अगर काम कर रहा हो तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी जो रहती है उससे थोड़ा कम रहेगा. सो हियर द प्रोडक्टिविटी रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट with regard to that one example is also given. A person can make 20 meter clothes in a day but he gets a job where he can make only 10 meter clothes. तो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी एक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे पर्सन का एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो 20 मीटर क्लोथ्स को बनाने का है एक दिन के अंदर, लेकिन जहाँ पे उसको जॉब जो मिलता है वो सिर्फ 20 मीटर क्लोथ्स बनाने का इन अ डे रहता है. तो यहाँ पे जो जॉब उसे मिली है वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी से थोड़ा कम लेवल का मिला है, तो वो सिर्फ उतना ही प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस वर्क के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. सो इन दिस पॉइंट here it is being explained or here it is being shown that when the person is getting the job which is in which he is not able to contribute his actual productivity, then the production will be less than his productive capacity. यानी कि जहाँ पे व्यक्ति को अगर कोई ऐसा काम मिला है जहाँ पे वो अपना टोटल जो एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो उस व्यक्ति की एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी से थोड़ा कम रहेगा. तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है व्यक्ति की वो 20 मीटर क्लोथ्स एक दिन में बनाने की है, लेकिन उसके पास उतना काम नहीं है जिसमें वो उतना कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मीटर क्लोथ्स जो है वो बनाता है इन अ डे. सो दैट इज द एग्जाम्पल दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है उससे रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक्चुअल जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो कोई वर्कर या लेबर कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने जॉब में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो उस लेवल पे भी आप अनएम्प्लॉयमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी कैटेगराइज कर सकते हो.
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में थोड़ा समझाया गया है, दैट इज, और फर्स्ट जो पॉइंट है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट वी विल अंडरस्टैंड। Those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualification too, but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed. Now, openly unemployed यानी कि वो व्यक्ति जो current wage rate के जो यानी जो वेज रेट चल रहा है उसके बेसिस पे काम करने के लिए रेडी है और उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए अगर जॉब फाइंड आउट नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति ओपनली अनएम्प्लॉयड है या फिर फुल्ली अनएम्प्लॉयड उसको कह सकते हैं। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल देयर आर 3 मेथड। तो इस तरह के ओपनली या फुल्ली अनएम्प्लॉयड लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसके लिए भी 3 मेथड्स है। थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, तो रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में हुआ है उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, जो सैंपल सर्वे जो लेबर सप्लाई का होता है उसके बेसिस पे भी आप फुल्ली अनएम्प्लॉयड लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। और थ्रू सेंसस, कुछ सेंसस के बेसिस पे भी आप फुल्ली अनएम्प्लॉयड लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, so I am continuing with the rest of the types of unemployment. In that, the second point is related to underemployment. In what is mean by underemployment, that I am going to explain you. When laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period accept less capable job is said to be underemployed. तो यहाँ पे लेबर जो है वो ऐसे काम में लग जाते हैं जहां पे उनकी कैपेबिलिटीज या उनका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता, यानी कि उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर्स या जो वर्कर्स रहते हैं वो ऐसे काम को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे उनकी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, यानी कि वहां पे उनकी कैपेबिलिटीज या उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इस वजह से इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हो या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, जहां पे लेबर जो है या वर्कर जो है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड है लेकिन ऐसे काम में जहां पे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। For example, a person with the degree of computer engineer works in a garage. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहां पे व्यक्ति जो है वो इतना क्वालिफाइड है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सके, लेकिन वो अपने लेवल से थोड़ा नीचे आके निचले लेवल का काम सिलेक्ट करता है या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने लेवल से नीचे का काम एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अ पर्सन विद द डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैरेज। तो आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है लेकिन वो गैरेज में काम करता है। तो वहां पे उस व्यक्ति का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस वजह से उसको आप अंडर एम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। सो इन दिस सिनेरियो द पर्सन इज एक्चुअली एम्प्लॉयड बट his productive capacity is not being properly utilized in that particular job, or he is employed in a such kind of job in which his productive capacity is not being utilized fully because he is accepting the job which is lower than his capacity। तो उसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। Now, third point is related to disguised unemployment.
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जो है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड दिखता है लेकिन इन रियलिटी वो एम्प्लॉयड नहीं होता। So disguised employment means hidden unemployment. In any activity, if too many persons are employed at a given level of technology, and when a few persons are removed from work, the total production does not change, then there exists disguised unemployment. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो जीरो ही रहता है, उसमें प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आता। सो सपोज अगर किसी एक्टिविटी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी में कई सारे लोग इन्वॉल्व है और वहां पे टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट है, और उसमें अगर कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन में किसी तरह का जब अगर चेंज नहीं आता कुछ लोगों के निकाले जाने से भी, तो उसको आप एक तरह का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना लोगों के द्वारा, उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया गया है, जिसमें से कुछ लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन प्रोडक्शन में कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व है जिनका एक्चुअल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उनको अगर निकाला भी जाता है तो उससे ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज डिस्गाइज्ड unemployment. So once again I want to go to this point that in any activity if too many persons are employed, अगर किसी एक्टिविटी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी में जरूरत से ज्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड किए जाते हैं और कुछ समय के बाद अगर कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है और उससे अगर टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कह सकते हो, क्योंकि उनका प्रोडक्शन में किसी तरह का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं था। सो इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट द पर्सन इज एक्चुअली सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट ही इज अनएम्प्लॉयड इन रियल सेंस। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति जो है वो दिखता तो एम्प्लॉयड है, वो एक्चुअली काम में इन्वॉल्व तो रहता है लेकिन उसको काम में या प्रोडक्शन में उसका किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। So I am continuing with the example that is related to disguised unemployment, in which the person is employed but in real sense he is unemployed. So for example, if 10 hectare land is to be optimally used, then maximum 5 laborers can be employed. तो अगर 10 हेक्टेयर के लैंड में किसी तरह की एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेबर एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं। बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एनीवेयर एल्स, द अदर 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो जॉइन्स द सेम वर्क। तो क्योंकि कहीं और काम ना मिलने की वजह से 3 दूसरे मेंबर्स जो फैमिली के हैं वो भी उन 5 मेंबर्स के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए। बट इवन आफ्टर दे ज्वाइन द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, देन द अदर 3 लेबरर्स आर कॉल्ड डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो ये जो 3 दूसरे मेंबर्स जो 5 मेंबर्स के साथ ज्वाइन हुए किसी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, उनके ज्वाइन होने के बाद भी जो प्रोडक्शन है जो है वो अगर बढ़ नहीं रहा, तो उन 3 लेबर्स को जो एडिशनली ज्वाइन हुए थे उनको आप डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड कह सकते हो, क्योंकि उनके ज्वाइन होने के बावजूद भी प्रोडक्शन पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा। नाउ
next point is related to cyclical unemployment. When economy faces depression, then there is a reduction in demand of goods and service. तो जब इकोनॉमी किसी तरह के डिप्रेशन को फेस करती है, उस वक्त डिमांड जो है किसी गुड्स और सर्विस की रिड्यूस होने लगती है, यानी कि किसी गुड्स से जुड़ी हुई डिमांड जो रहती है, गुड्स और सर्विस से जुड़ी हुई डिमांड, वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है डिप्रेशन के टाइम पीरियड पे। ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड, इंडस्ट्री हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन और शट डाउन द प्रोडक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड में रिडक्शन आ रहा है, लोगों की डिमांड कम हो रही है डिप्रेशन के टाइम पीरियड में, उस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन जो रहता है उसको टोटली शट डाउन कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। एंड मेनी लेबरर्स आर रिट्रेच्ड फ्रॉम वर्क। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको शट डाउन कर दिया, तो उस वक्त कई सारे लेबरर्स या वर्कर जो होते हैं उनकी जॉब छूट जाती है। दे आर रिट्रेच्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वर्क। सो हियर डिप्रेशन बिकम्स द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि डिप्रेशन में गुड्स और सर्विसेज का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाता है, तो और उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। उस वक्त में कई सारे लेबरर्स और वर्कर्स की जॉब छूट जाती है। तो यहाँ पे डिप्रेशन जो है, जो एक ट्रेड साइकिल से कनेक्टेड है, एक टाइम पीरियड है जो ट्रेड साइकिल से कनेक्टेड है, उसमें वो कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप साइक्लिकल और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, और यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज अ ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट किसी तरह से ट्रेड साइकिल से रिलेटेड हो, जो डिप्रेशन के सिनेरियो से रिलेटेड हो, उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। साइक्लिकल इसलिए क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है वो इकोनॉमी में डाउनफॉल आने से अराइज होता है, इकोनॉमी में डिप्रेशन के आने से अराइज होता है। इसलिए इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ जैसा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिप्रेशन या चेंज जो इकोनॉमी में, अनफेवरेबल चेंज जो इकोनॉमी में आता है उसकी वजह से अराइज होता है, ठीक उसी तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी जो अनएम्प्लॉयड हो जाती है उसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है। So when in any production process, because of change in demand or due to change in taste and preference or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises, then this unemployment is called frictional unemployment. तो यहाँ पे frictional unemployment में, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में अच्छी टेक्नोलॉजी में की आने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज आता है, जिसकी वजह से चेंज जो है वो डिमांड और चेंज जो है टेस्ट और प्रेफरेंस में भी आता है कंज्यूमर के। तो ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी न्यू गुड्स एंटर इन द मार्केट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस। तो क्योंकि नए लेवल की टेक्नोलॉजी आ रही है, इस वजह से कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आता है, उसके डिमांड में चेंज आता है, और उस वजह से जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो जो लोग भी ओल्ड टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्शन, उसके सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में। यानी कि सपोज कोई नया मोबाइल का मॉडल आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा लोग प्रिफर करेंगे, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो उस वक्त जो ओल्ड मोबाइल्स लोग यूज करते हैं उसका डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा। तो जो वर्कर्स या जो भी लोग, जो इंडिविजुअल्स उसके
ओल्ड मोबाइल्स के प्रोडक्शन, उसके सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, जो जनरली इस वजह से अराइज होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। Okay, so today I have explained to you the other types of unemployment, that was, यानी कि आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा समझाया, जिसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट था। ये सारे जो है वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। थैंक यू।